जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहम्मद यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 13वें भाग में आज बात करेंगे कुछ रशिया के बारे में। जिस तरह से ईस्ट एशिया को चाइना डोमिनेट कर रहा है या कर रहा था, वैसे रशिया ने कभी क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं था रशिया ने कभी ट्राई नहीं किया। दोस्तों, रशिया ने इसमें ट्राई किया था, और खास तौर से 19वीं शताब्दी के मध्य से और 20वीं शताब्दी के अंत तक रशिया और चाइना दोनों ने ही ईस्ट एशिया को डोमिनेट करने के लिए लैंड पावर का जबरदस्त यूज किया था। लेकिन रशिया को इसमें अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली थी, और इसका बहुत बड़ा कारण इसका ज्योग्राफी था, क्योंकि यह इलाका रशिया से बहुत ज़्यादा दूर था, और रशिया के जितने भी सप्लाई और प्रोडक्शन सेंटर्स थे वो इस इलाके से दूर थे। रशिया को सप्लाई करने में प्रॉब्लम थी, अपनी सेनाओं को सप्लाई देने में प्रॉब्लम थी, और यहाँ का मौसम भी रशिया के अनुकूल नहीं था। यही कारण था कि रशिया को इस इलाके में बहुत की प्रेजेंस हासिल हासिल हो सकी। और 1904 के जापान रशिया वार के दौरान भी जापान के सामने रशिया कोई बड़ा प्रतिरोध ना तो समुद्र में ही दे सका और ना ही जमीन पर दे सका। लेकिन चाइना के केस में चीजें बिल्कुल अलग थी, जहां ज्योग्राफी चाइना को सपोर्ट कर रही थी, और मौसम भी चाइना को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 1980-90 के दौरान जैसे ही चाइना को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पावर हासिल हुई, उसने साइनो रशियन बॉर्डर में ईस्ट एशिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यदि रशिया आने वाले समय में दोबारा शक्ति हासिल कर भी लेता है, तो भी वह इस इलाके को डोमिनेट करने के बारे में नहीं सोचेगा। इसके बजाय वो सेंट्रल एशिया और बाल्कन पर ध्यान देगा, क्योंकि शक्ति हासिल करने के बाद भी वह इस इलाके में बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस शो करने की हालत में नहीं होगा। कारण वही दूरी, वही सप्लाई सिस्टम की प्रॉब्लम्स, वही मौसम, सब कुछ वही प्रॉब्लम आएंगी जो पहले आई थी। और चाइना इस इलाके में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभर चुका है। इसका बहुत बड़ा कारण है, एक तरफ तो सोवियत कोलैप्स हो गया, सोवियत की जो ताकत थी वो खत्म हो गई, वो रशिया बन गई है। और दूसरा, चाइना ने समय के साथ में अपनी फोर्सेज का जबरदस्त तरीके मॉडरेशन किया। में कोल्ड वॉर के बाद यूएसए ने अपनी मैरीटाइम पावर बढ़ाई, वहां चाइना ने लैंड पावर के रूप में अपनी प्रेजेंस बनाए रखी, बल्कि और ज्यादा मजबूत की। और लैंड पावर नहीं, उसने समय के साथ दुनिया की इसमें भी अपनी नेवी को डेवलप कर लिया। चाइना ने ऐसे मॉडर्न वारफेयर के हिसाब से वेपनरी पर ध्यान दिया, बल्कि उसने ट्रेनिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन में भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट करके अपने इलाके को डोमिनेट करने के लिए फोर्स तैयार कर ली, और जो आज की डेट में इस इलाके में किसी भी फोर्स पर ज्यादा भारी है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी लड़ाई बिना पैसों के, बिना मजबूत इकोनॉमी के नहीं लड़ी जा सकती। किसी भी फोर्स को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, और चाइना यह बात टाइम से समझ चुका था। इसलिए उसने अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान दिया, और अपनी इकोनॉमिक मजबूती के साथ ही अपनी फोर्सेज को भी मजबूत किया। चाइना के पास नॉर्मली कम डेवलप्ड देश हैं, और एक तरफ जहां वे देश यूएसए का महंगा सामान खरीदने की हालत में नहीं थे, वहां यूएसए को भी उनमें इंटरेस्ट नहीं था, उनके साथ इकोनॉमी को शेयर करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मौके का फायदा चाइना ने उठाया, और चाइना ने बड़े पैमाने पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लो क्वालिटी के सस्ते सामान इन देशों को निर्यात करना शुरू कर दिए, और अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को इतना मजबूत कर लिया कि कहीं ना कहीं उन देशों की इकोनॉमिक कंडीशन चाइना के फेवर में आ गई है, चाइना के ऊपर डिपेंड होगी। और जब उन देशों की इकोनॉमी चाइना पे डिपेंड हो गई, तो चाइना उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करने लगा, क्योंकि उन देशों को चाइना के सस्ते सामानों की आदत पड़ गई। एक बार जब सस्ता सामान उन देशों में जाने लगा, तो वहाँ की जो लोकल प्रोडक्शन थे वो दबाव में आए। जैसे वियतनाम का साइकिल मार्केट जब इस तरीके से दबाव में आया, और उसके चलते उन देशों की पॉलिटिक्स में, चाहे जो भी पार्टी सरकार में रही हो, वो चाइना के पक्ष में झुकी रही या प्रो चाइना रही, क्योंकि इकोनॉमी चाइना के कंट्रोल में आ चुकी थी। इस सब के चलते इंडो चाइना, बर्मा और नॉर्दर्न थाईलैंड की इकोनॉमी तो कंप्लीटली चाइना पर ही डिपेंड हो गई। और इकोनॉमिक कारणों के चलते कहीं ना कहीं इन देशों ने चाइनीज डोमिनेंस को स्वीकार कर लिया। लेकिन इतना सब के बावजूद भी चाइना का प्रभाव इलाके के उन देशों पर ही ज्यादा था जिन्हें वो लैंड से कंट्रोल कर सकता था। जो देश सीधे लैंड से कंट्रोल नहीं हो सकते थे, या कहीं समुद्री देश थे, उन पर यूएसए का प्रभाव ही बना रहा। दोस्तों, इसका पहला असर तब दिखा जब 1975 में नॉर्दर्न वियतनाम में साउदर्न वियतनाम पे हमला कर दिया। तो थाईलैंड समझ गया कि यूएसए अब इलाके में, मेनलैंड में कोई बड़ा फैक्टर नहीं रह गया है, और अब इस क्षेत्र में सर्वाइव के लिए उसे वियतनाम और चाइना में से किसी एक को चुनना ही होगा, और उसने चाइना को चुना। इसके अलावा उसने थाईलैंड से यूएस मिलिट्री बेसिस को बंद करके यूएस ट्रुप्स को बाहर जाने को भी कह दिया। चाइना का थाईलैंड में प्रभाव 1980 से बढ़ना और ज्यादा शुरू हो गया, जब सोवियत वियतनाम गठजोड़ हुआ, और वियतनाम कंबोडिया के बीच चले 10 वर्षों के दौरान थाईलैंड और चाइनीज आर्मी ने मिलकर जबरदस्त कॉपरेशन के साथ काम किया। 1989 में यूएसएसआर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वियतनाम मिलिट्री वॉर, इकोनॉमिक वॉर दोनों ही
हार रहा था और अंत में वियतनाम ने अपमानजनक तरीके से कंबोडिया के साथ वॉर में सरेंडर कर दिया और चाइना की शर्तों को मान लिया, जिसमें मुख्य रूप से कंबोडिया से वियतनाम ट्रुप्स का विड्रॉल, कंबोडिया में हुन सेन का रिमूवल और कंबोडिया की सरकार में कम्युनिस्टों को शामिल करना भी शामिल था, को भी मान लिया गया, जिनके खिलाफ लंबे समय तक कंबोडिया लड़ रहा था। 1991 में पेरिस अकॉर्ड के बाद हुन सेन ने चाइना की यात्रा की और साइनो कंबोडियन रिलेशंस की नींव रखी गई। नोम पेन, जो कि एक एंटी चाइनीज लीडर था, को चाइना भेजा गया। वियतनाम कंबोडिया से निकल चुका था और नोम पेन ने जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक फ्रीडम महसूस की थी, वहीं चाइना का खतरा भी यात्रा के दौरान महसूस किया। समझ में आ गया कि सर्वाइव करने के लिए चाइना का साथ जरूरी है और रिजल्ट ये आया कि कंबोडिया सिक्योरिटी के मामले में चाइना पर पूरी तरह से डिपेंड हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वियतनाम लड़ाई हार चुका था, सोवियत कोलैप्स हो चुका था और चाइनीज लीडर्स को जब तक कंबोडिया ने अपना प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था तब तक कंबोडिया की प्रवाह थी। और जैसे ही कंबोडिया ने चाइना का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, चाइनीज लीडर्स को कोई परवाह नहीं रहेगी कि वहाँ सरकार कौन चला रहा है। कोल्ड वॉर के बाद वियतनाम और कंबोडिया दोनों ही चाइना के प्रभाव में आ चुके थे और दोस्तों हालात यहाँ तक पहुँच गए कि बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस विलियम कोहेर की वियतनाम विजिट भी चाइना की परमिशन के बाद ही हो पाई और जब चाइना के साथ चीज़ों को मैनेज किया गया तभी विजिट हो सकी। दोनों देशों ने दिसंबर 1999 में बॉर्डर एग्रीमेंट भी साइन कर लिया और 2003 तक लैंड माइंस को हटाया गया। सन 2000 में वियतनाम और चाइना अपने समुद्री इलाके को डिमार्केट करने पर भी सहमत हो गए। सोवियत के जमाने में जहां तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों देश अपने मुद्दों को डिमार्केट नहीं कर सके थे या सेटल नहीं कर सके थे, वहीं जैसे ही इंडो चाइना में चाइना का प्रभाव बढ़ा तो न चाहते हुए वियतनाम के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना शुरू कर दिया। मतलब चाइना की ताकत के आगे इंडो चाइना के देश, खासतौर से कंबोडिया, वियतनाम झुकने लगे। चाइना का कंबोडिया में भी जबरदस्त प्रभाव बना रहा और नोम पेन के माध्यम से उसने कम्युनिस्टों के द्वारा किए गए जेनोसाइड को भी मैनेज कर लिया, जबकि कम्युनिस्टों ने लगभग 2 मिलियन लोगों को मार दिया था 1975 से 1979 के दौरान, लेकिन ज्यादातर लोगों को आम माफी दे दी गई। इस सर भी झेला, लेकिन चाइना यूएन को कंबोडिया के पॉलिटिक्स से दूर रखने में पूरी तरह से कामयाब रहा। इसके अलावा दोस्तों बर्मा में भी चाइना का प्रभाव बढ़ा। बर्मा ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री जेट्स, नेवल वेसल्स और आर्टिलरी इक्विपमेंट चाइना से खरीदे, जबकि उसी समय जापान, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, सिंगापुर, फिलीपींस सभी यूएसए के पाले में थे। लेकिन बर्मा ने सितवे पोर्ट को चाइना को एक्सेस दे दिया, जहां से वह साउथ ईस्ट एशिया के समुद्र को भी डोमिनेट कर सकता है, या सीधी सीधी भाषा में कहें तो भारतीय समुद्र को डोमिनेट कर सकता है। इस तरह से दोस्तों चाइनीज सिक्योरिटी इंडियन ओशन में भी घुसने लगी। इसके आगे की बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।